जय हिंद। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो पेपर 6 का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो उसको किस तरीके से हम उसकी अप्रोच रखेंगे, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके सारे डायमेंशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप अपने मन में विचार बनाइएगा कि किसी अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आपको लिखना ही है और सीधे सीधे उसमें ऐसे ही है नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो अगर आपको उस पर लिखना है तो आपको ये मंथन करना पड़ेगा दिमाग में कि किसी भी देश की अगर हम शिक्षा नीति अगर बनाएं, मान लीजिए आपको एक शिक्षा मंत्री बना दिया गया, तो आप क्या क्या डायमेंशन उसमें डालेंगे, कैसे उस देश की शिक्षा नीति होनी चाहिए, खुद के मन में विचार करें। अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं भी याद हैं तो फिर भी इस तरीके से अगर जब आप सोच के लिखेंगे तो एक अच्छा आंसर आपका होगा। तो देखिए कैसे होना चाहिए एक देश की शिक्षा नीति में। शिक्षा नीति क्या है वो तो पढ़ेंगे ही। तो एक स्पष्ट शिक्षा का उद्देश्य, मतलब एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपकी शिक्षा किस तरीके की शिक्षा होगी। नैतिक और जागरूक नागरिक निर्माण करने वाली होगी। दूसरा, सभी के लिए समान, क्या समान शिक्षा देना अधिकार होगा आपका, समान शिक्षा देना आप चाहेंगे। तीसरा, मजबूत प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होने चाहिए, ऐसे शिक्षक होने चाहिए जो अच्छी शिक्षा दे सकें और स्वयं शिक्षित हों। फिर समय अनुकूल पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए कि आज एआई का ज़माना चल रहा है और अभी भी वही ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। इसके बाद समझ एवं कौशल आधारित शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि रट्टा मार वाली, कि भाई ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है और रट्टा मार लो और ख़त्म करो। फिर आधुनिक विद्यालय आधारभूत संरचना होनी चाहिए, स्कूल की जो बिल्डिंग है, कॉलेज की जो बिल्डिंग है, समय समय पर वो बदलती रहनी चाहिए, उसमें भी सुधार होते रहना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि वो खंडर हो जाए और बच्चा विद्यालय में अच्छे से एटमॉस्फेयर में ना रहे तो अच्छे से पढ़ नहीं पाए। फिर तकनीकी का प्रभावी उपयोग होना चाहिए, जैसे डिजिटल बोर्ड में आप अभी देख रहे हैं कि पढ़ाई चल रही है, तो ऐसा उधर भी होना चाहिए कि समय के साथ अपडेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ाया जा रहा है, चौक खत्म हो जा रही है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर निष्पक्ष और प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली हो, अनुसंधान नवाचार और क्या हो, रचनात्मकता क्रिएटिविटी हो, कि बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई करे तो अच्छा जिज्ञासु बने, खोजी प्रवृत्ति का बने, सवाल पूछने वाला बने, जैसे रामानुजन जी लोग थे इस तरीके से। फिर नैतिक और संवैधानिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, जैसे कि उसको जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला जो आर्टिकल 51A है, उसमें जितनी 11 ड्यूटीज़ हैं वो उन सब का ही पालन करे, अगर उसको अधिकार मिले हैं तो कर्तव्यों का ही पालन करे। साथ ही में जीवन कौशल और रोजगार उन्मुख शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि उसको जो उसकी लाइफ है उसको उसमें उसको स्किल्ड बनाए, उसको ऐसा बनाए कि सोशल, इकोनॉमिकल, इमोशनल हर तरीके से बैलेंस्ड बनाए और साथ ही साथ में उसको जॉब प्रोवाइड करने वाली भी हो। इसके अलावा समावेशी हो, न्यायपूर्ण हो, अभिभावकों एवं समाज की भागीदारी हो। ठीक, ये सब होना चाहिए। ये सब कुछ सिद्धांत नहीं है, पर ये अपने दिमाग में आप सोचें कि एक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। अगर नई शिक्षा नीति की विशेषता है तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम इंट्रो में नहीं पहुंचे हैं। अब मोदी जी ने कुछ कहा था इस शिक्षा नीति को लेकर के, तो इसको आप डाल सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो एनईपी 2020 है, ये 5 साल पहले कहा था, आज से 6 साल पहले ना, कि पहुंच होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, किफ़ायती होनी चाहिए और जवाबदेही वाली होनी चाहिए। तो ज्ञान के इस युग में जहां अधिगम, अनुसंधान और नवाचार महत्वपूर्ण है, एनईपी भारत को एक जीवंत ज्ञान केंद्र में परिवर्तित करेगा। तो मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आप सीधे कोट कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए ऐसा बोला है। अब हमारा इंट्रो बनाते हैं कि हमारा इंट्रो कैसा होना चाहिए। तो इंट्रो हमारा कैसा होना चाहिए कि आप एक किसी कोट के थ्रू इसको स्टार्ट करें, उसके बाद फिर पैराग्राफ में आएंगे। तो आप कैसे स्टार्ट करें कि उसमें एक संस्कृत का श्लोक लिखें कि सा विद्या या विमुक्ति है, मतलब ज्ञान या शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाती है। अब मुक्ति दिलाती है का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको दुनिया से मुक्ति मिल गई। मुक्ति दिलाने का मतलब ये है कि जो मोह है या आप किसी चीज़ में लोभ में फंसे हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं, अज्ञान में फंसे हुए हैं, उससे मुक्ति दिलाती है। ठीक है। तो अब ये लिखने के बाद आपका इंट्रो अच्छे से चालू होगा कि आपका इंट्रो क्या बोलेगा कि जैसे हर ताले की कुंजी होती है। अब अगर मान लीजिए ताला खो जाए या ताला बदल जाए भविष्य में और कुंजी आपके पास वही है, तो क्या वो कुंजी रेलिवेंट रहेगी, क्या वो चाबी, क्या वो की रेलिवेंट रहेगी? नहीं रहेगी, वो समय के साथ अप्रासंगिक हो जाएगी। ऐसे ही कोई समाज होता है, कोई राष्ट्र होता है, कोई व्यक्ति होता है, जो अगर समय के साथ अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन नहीं लेकर के आता है तो वो अप्रासंगिक रह जाता है, और जब वो अप्रासंगिक रह जाता है तो वह समय के साथ नहीं चल पाता और पीछे रह जाता। तो इसीलिए नई शिक्षा नीति व्यवस्था जो है वो काम करती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, इन सब के जमाने में एक ऐसी नई शिक्षा नीति बन के उभर रही है वो,
जो इन सब चैलेंजेस को, इन सब चुनौतियों को, इन सब समस्याओं को या इन सब बाधाओं को पार करके एक अच्छे भारत का निर्माण करेगी। तो इस तरीके से आपको एक अपना इंट्रो बनाना है। उसमें क्या क्या अनमोल वचन रखने हैं वो ऐसे हैं कि हर ताले की एक चाबी होती है, समय के साथ ताला ही बदल जाए तो पुरानी चाबी काम नहीं आती। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि चाबी खराब हो गई, बल्कि समय की ज़रूरतें बदल गई हैं। इसके अलावा यही बात जीवन में किसी व्यक्ति पर, किसी समाज पर, किसी राष्ट्र पर भी लागू होती है। समय हमेशा बदलता रहता है, उसके साथ लोगों की सोच, उनकी आवश्यकताएं, उनकी चुनौतियां सब बदलती हैं। जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र इनको स्वीकार कर लेता है, वह समय के अनुसार या बदल लेता है तो वो आगे बढ़ जाता है। और जो नहीं बदल पाता तो वो क्या करता है, सफलता इसी बात पर निर्भर करती है उसकी कि बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को कितना जल्दी और प्रभावी ढंग से वह ढाल पाता है। ठीक है। तो शिक्षा भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें 21वीं सदी में एआई, रोबोटिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेस्ड जो इकोनॉमी है, इसके दौर में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष भी स्वयं को समय अनुकूल बनाने की चुनौती थी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से आपका इंट्रो होना चाहिए और इतने अच्छे अच्छे उसमें कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि आपको एक इंट्रो बनाना है। ठीक है। अब ये पहला पेज है आपका। तो इंट्रो कैसे, यहाँ पे आप लिखिए वही साविद्या। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो मैंने आपको जो ताला चाबी वाली चीज़ थी वो आप लिखिए। उसके बाद फिर जो मोदी जी ने बोला है वो लिखिए, पहुंच, समानता, ये सब वाली चीज़ें लिखिए। इसके बाद फिर अगला पैराग्राफ क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगला पैराग्राफ ये होगा कि भारत में ये पहली शिक्षा नीति तो है नहीं, यह नवीन शिक्षा नीति है। इसके पूर्व में भी कुछ शिक्षा नीति रही होंगी। जैसे कि सबसे पहले शिक्षा नीति कब आई थी, 1968 में आई थी। फिर उसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई थी। तो पहले 68 में आई, इसी को उल्टा कर देना तो 86 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी में ही 6 साल बाद क्या हुआ, कुछ अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, ये नई शिक्षा नीति नहीं है, ये इसमें अमेंडमेंट हुआ था 92 में। फिर उसके बाद सीधे 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आई। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले 68 में आई, फिर उसके बाद 86 में आई, 92 में अमेंडमेंट हुए, और उसके बाद सीधे 2020 में नवीन शिक्षा नीति जो आई है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। तो ये इसके बाद फिर आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपको लिखना है, इसमें सिद्धांत है। तो इसके कुछ सिद्धांत है, 22 सिद्धांत है, उसमें से आपको मोटा मोटी जो याद रह जाए। तो प्रत्येक विद्यार्थी की विशेष क्षमताओं का विकास करना है, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को उसको प्राथमिकता देनी है, सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। फिर शिक्षा में लचीलापन और विषय चयन की स्वतंत्रता देनी है। कला, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा के बीच विभाजन जो है समाप्त करना है। फिर बहुविषयक एवं समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। फिर उसके बाद रटने के बजाय अवधारणात्मक समझ पर बल देना है। जरा फिर रचनात्मकता एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना है। फिर उसके बाद नैतिक, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का संवर्धन करना है। फिर बहुभाषावाद और भाषा आधारित शिक्षण को प्रोत्साहन देना है और जीवन कौशल का विकास करना है। फिर सतत एवं दक्षता आधारित मूल्यांकन करना है। मैंने बहुत जल्दी में बता दिया, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि जो सिद्धांत है, आगे जो पूरी शिक्षा नीति आएगी वो इसी सिद्धांत पे आधारित होगी। जो भी जितने क्लॉज मिलेंगे सब इसी पे बेस्ड रहेंगे। उसमें ये रहेगा कि दक्षता आधारित मूल्यांकन होगा, जीवन कौशल का विकास होगा। इसके अलावा इसमें बहुभाषावाद, भाषा आधारित शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाएगा, नैतिक, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का संवर्धन होगा। तो यही सब चीज़ें आपको आगे मिलेंगी। तो ये सिद्धांत है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। 22 हैं, ये 11 मैंने लिखे हैं, आप इतने ही याद कर लें तो बहुत है। ठीक है। सिद्धांत के बाद फिर विजन है। तो आप विजन बता देना, विजन क्या होता है। विजन ऐसा होता है, एक बहुत बड़ा जो लक्ष्य होता है उसको विजन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 2027 का मेंस, इंटरव्यू, प्री, इन सब में फोकस करना है कि 2027 को आपका निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो टेस्ट सीरीज छोटे छोटे लक्ष्य हैं। आपका विजन क्या है, 2027 का वो निकालना है, एसडीएम बनना, डीएसपी बनना, जो भी है। अब विजन क्या है, तो सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करना है। हमारा ये विजन है कि हम जब इसमें ऐसा है कि 2040 तक में ये सब हासिल करने का बनाया है उन्होंने। कुछ लक्ष्य 2030 के हैं, कुछ 2040 के हैं, कुछ 2025 के हैं। तो सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लानी है। फिर ज्ञान महाशक्ति बनाने का संकल्प कि विश्व गुरु बनना है, कि हम जैसे प्राचीन समय में जैसे थे उस तरीके से, मतलब एकदम हमारे पास सुश्रुत, अरस्तु अरस्तु बोल रहा हूँ, सॉरी, सुश्रुत है, चरक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये हम फिर से वापस लाना चाहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इस टाइप चीज़ें। फिर समावेशी और लचीली शिक्षण व्यवस्था हो, ऐसी शिक्षण व्यवस्था ना हो कि वो
समय के अनुसार बदले ही नहीं और अपने ट्रेडिशनल वे पे ही रखी आ जाए, ऐसी नहीं चाहिए। फिर नागरिक और उत्तरदायी नागरिक का निर्माण करे, वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता हो, कि मतलब वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इन सब कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अब आएगा, अब जो उसमें क्लॉज था, इसके पहले क्या था क्लॉज, एक इंट्रो देखा हमने, उस इंट्रो के बाद हमने देखा कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स के बाद ये देखा कि इसका विजन क्या है। अब विजन के बाद हमें देखेंगे कि ये स्कूल शिक्षा में कैसे काम करेगी, ठीक है, इसके बाद ये हायर एजुकेशन में कैसे काम करेगी, फिर उसके बाद ये इसके फोकस एरिया जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन, वयस्क शिक्षा, जीवन पर्यंत अधिगम, इन सब में यह भारतीय भाषाएं, कला, संस्कृति, इन सब का कैसे संवर्धन करेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि यह इसे साकार कैसे बनाया जाएगा, कि हमने सब कुछ तो बता दिया लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, इसमें पैसा कितना खर्च किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें इसमें आएंगे आगे, ठीक। तो वो इसी का इंग्लिश है ये। तो हमने अभी तक क्या देखा, कि हमने अभी तक देखा इंट्रो। तो इंट्रो आपको कैसा बनाना है, वही सा विद्या, वो लिखना है कि जो विद्या है वो मुक्ति दिलाती है, ये हो गया। फिर इसके बाद जो मैंने आपको जो ताला प्लस चाबी वाली जो कहानी बताई वो लिखना है, इसमें एक पेज आपका खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो मोदी जी ने उसके बारे में कहा है, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, वो सब लिखना है। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको बताना है कि जो नीति है, पिछली जो नीतियां हैं उसको बता देना है, कि 1968 में आई, फिर 1986 में आई, फिर 1992 में अमेंडमेंट हुआ, और फिर उसके बाद, सॉरी, बाप रे, मतलब पिछली नीतियां बता देना आप, कौन कौन सी, 1968 वाली, 1986 वाली, और 1992 में जो संशोधन हुआ वो बता देना आप, और फिर 2020 में जो नवीन शिक्षा नीति आई जिसको भी हम पढ़ रहे हैं ये बताना आपको। तो इस तरीके से अभी तक हमारी जर्नी थी, कुछ सिद्धांत देखें, कुछ हमने विजन देखे। अब हम देखेंगे जो स्कूली शिक्षा है, उस स्कूली शिक्षा में जो अभी चल रही थी इसके पहले 2020 के पहले, और अब जो चल रही है, तो उसमें क्या परिवर्तन है। तो पहले 10+2 का सिस्टम था, कि 6 से 16 साल तक बच्चा 10वीं क्लास में पहुंचता था, और उसके बाद 17 साल में 12वीं, और 18वें साल तक में, मतलब 11वीं 12वीं 16 से 18 बीच में होता था। अब क्या है, बस ये 6 को और घटा करके यहाँ 3 से स्टार्ट कर दिया है, मतलब तीसरी, मतलब 3 साल का जब हो जाएगा तभी से उसको पढ़ाना चालू कर देना है। तो ऐसा नहीं है कि वो 15 साल में ही वो 12वीं बाहर पास करके बाहर आ जाएगा, उसको वो बाहर 17 18 साल में ही निकलेगा। लेकिन जो पहले वाली व्यवस्था थी, यह रट्टा आधारित वाली थी, ज्ञान का विभाजन था इसमें, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये सब कुछ भी नहीं था। तो अब ये जो वाली है, इसमें क्या किया गया है, जो फाउंडेशन स्टेज होगा एक, ठीक, मैंने इसकी हिंदी लिखना भूल गया, फिर प्रिपरेटरी स्टेज होगा जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं, फिर मिडिल स्टेज होगा, माध्यमिक, और फिर सेकेंडरी स्टेज होगा आपका उच्चतर नहीं, उच्च होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये याद रखना है। तो जो आपका एक खाली कागज मिल जाए, ठीक है, तो देखिए होगा क्या, कि जो 5+3+3+4 है, आप इसको जरूर अच्छे से लिख के आइएगा। तो इस वाले में क्या होगा, इसको दो पार्ट में बांटी, इसमें 3 साल बच्चा जो है कहाँ जाएगा, प्री स्कूल में जाएगा, खेल वाटिका में जाएगा। इसके अलावा ये जो दो है, इसमें ये पहली फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इसमें लेगा। फिर उसके बाद इसमें वो ये इसमें आपको पड़ेगा थर्ड क्लास, फिर फोर्थ, और फिर फिफ्थ क्लास, फिर इसमें 6 टू लेके 8, फिर इसमें 9 टू लेकर के 12th तक, ऐसे ये 5+3+3+4 का जो रूल है। तो आप इसको लिख के आना बहुत अच्छे से। फिर इसको इसमें ऐसे डिवाइड करना आप, कि ये जो 5 है इसको कौन सा स्टेज बोलते हैं, तो इसको फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। फिर ये जो 3 है इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक। फिर ये जो 3 है इसको क्या बोलते हैं, माध्यमिक। और ये जो 4 है इसको क्या बोलते हैं, उच्च। तो ऐसा आप लिख के आना, ये मतलब ये आपका नॉलेज भी शो करेगा, और आप तो जानते होंगे क्योंकि आपने इसको पढ़ रखा होगा पेपर 2 पार्ट 2 यूनिट 5 में। तो ये बेसिक सा मैं आपको जो बता रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको कर लेना। फिर अगर आगे बढ़ें, यही था जो यहाँ पे मैंने आपको बताया। फिर बच्चे बच्चे को, मतलब जो बच्चा है उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, उसको यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भी बोला गया है।
कि इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। तो इसमें क्या किया जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा का महत्व क्या है, ये इसलिए इसको इतना फोकस किया जा रहा है कि बच्चे का दिमाग का 85% डेवलपमेंट जो है वो 6 वर्ष से पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो अगर उसको इस 6 वर्ष के पहले तक में अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी जाएंगी। अब कोई बच्चा, इस दिमाग का मतलब ये नहीं है कि उसको सारी राजधानियां याद हैं, विश्व के सारे देश के नाम याद है, तो वो रट्टू होता है। वो उसको उसको पूछ लेंगे आप जापान कहाँ है, जापान के बारे में कुछ बताओ, तो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको रटवा देने से वो नॉलेजेबल हो गया, लेकिन उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बताना है, उसका आईक्यू लेवल डेवलप करना है, यही सब चीज़ इसमें होता है। तो शारीरिक मानसिक संज्ञानात्मक विकास के लिए जो प्रारंभिक 6 वर्ष हैं बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद जो 2030 तक हमको सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करनी है, उसका लक्ष्य भी यही है। फिर खेल आधारित समग्र प्रशिक्षण देना है, मतलब कि उनको खेल खेल में, खेल गतिविधि खोज अनुभव आधारित शिक्षा देना है। भाषा संख्या ज्ञान कला संगीत तार्किक सोच समस्या समाधान जीवन कौशल, तो प्ले स्कूल में उनको सिखाया जाता है। जैसे मिट्टी में खेलना, मिट्टी में खेल रहे हैं, ठीक है, वो सर्फ एक्सल का ऐड आता है ना, दाग अच्छे हैं सब, तो वही सब चीज़ें इनको करवाना है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है, तो एनसीईआरटी डिसाइड करेगा इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को। तो उसमें वो भारतीय परंपरा जो रही है, स्थानीय ज्ञान जो रहा है, नवीन शोध जो है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नवाचार जो है कि फिनलैंड में डेनमार्क में और स्वीडन में कैसे पढ़ाई कराई जाती है, वो सब देख करके यहाँ पे मॉडल लाएंगे। फिर सार्वभौमिक पहुंच का विस्तार करना है कि आंगनबाड़ी बनानी है। फिर प्राथमिक विद्यालय के साथ स्थित आंगनबाड़ी को डेवलप करना है। कोई कोई स्कूल स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहा है वो भी करना है। फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय 5 से 6 वर्ष तक के लिए, तो ये सब चीज़ें इसमें व्यवस्था करनी है। और अगर ऐसी एरिया है जो ट्राइबल एरिया है जहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं है, तो वहाँ पे व्यवस्था करनी है। तो ये जो कीवर्ड कीवर्ड है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, इंग्लिश में लिख के मत आना, हिंदी में ही लिखना। फिर उसके बाद बाल वाटिका तैयारी कक्षा, तो 5 वर्ष से पहले इसमें प्रवेश देना है बाल वाटिका वाले में। फिर खेल आधारित जो होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए। फिर संज्ञानात्मक भावनात्मक शारीरिक विकास करना चाहिए। इसके बाद इसका सिलेबस कौन बनाएगा, तो इसका सिलेबस कौन बनाएगा, इसका सिलेबस बनाएगा एनसीईआरटी। फिर और इसमें कैसे लोग रखे जाएंगे, इसमें ऐसे लोग रखे जाएंगे जिनके पास 10+2 योग्यता हो और 6 माह का कोई प्रमाण पत्र कोर्स करवाया जाएगा उनसे। फिर और सबसे कम योग्यता ये हो कि 1 वर्ष का उसके पास डिप्लोमा कोर्स हो इसी का। तो इस तरीके से इस तरीके के शिक्षक चुने जाएंगे। तत्पश्चात समावेशी विस्तार और पहुंच की आदिवासी बहुल क्षेत्र की आश्रम शालाओं में इसको ऐसा डेवलप किया जाएगा। और फिर जो शिक्षा मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय है, ये सब आपस में कोलैबोरेट करेंगे और इस अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को प्रमोट करेंगे। तत्पश्चात फिर ये एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आई कि बच्चों को क्या नहीं आ रही है, संख्या ज्ञान नहीं आ रहा है। जैसे पहली तीसरी क्लास के बच्चे को जोड़ना घटाना नहीं आ रहा, 5वीं क्लास के बच्चे को तीसरी क्लास की मैथ्स नहीं आ रही। तो एक एनजीओ है असर, उसकी रिपोर्ट में हमेशा ये चीज़ आती रहती है, वो मेंशन करती है। अभी लेटेस्ट उसकी रिपोर्ट में यही आया कि 6वीं क्लास के 7वीं क्लास के बच्चे हैं, उनसे तीसरी क्लास की चीज़ें नहीं बन रही हैं। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये, जिसके लिए सरकार ने आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का कॉन्सेप्ट इस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डाला है कि इसको महत्व देना है कि पढ़ना लिखना बुनियादी गणित आजीवन अधिगम इन सब की मतलब क्या आधारशिला रखनी है। तो 5 करोड़ से अधिक बच्चे जो हैं इस कौशल से वंचित हैं किससे, आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से वंचित है। तो उनको ये चीज़ प्रोवाइड करानी है। फिर वर्ष 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि राष्ट्रीय आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का मिशन, ये जो लक्ष्य है इसको हासिल करना है कि कक्षा 3 के प्रत्येक बच्चे में हम क्या आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान विकसित कर सकें और उसको कौशल विकास करके उसका लक्ष्य हासिल किया जाए 2025 तक। आपको ये लिखना भी है कि FLN मतलब कि आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल करने का लक्ष्य कब तक का है, तो 2025 तक का है। फिर पीपल टीचर रेशियो मतलब कि छात्र और शिक्षक अनुपात, ये जो है 30 बना के रखना है, ठीक है, मतलब कि 30 छात्र हों, स्टूडेंट हो और एक शिक्षक हो, ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद पढ़ना लिखना गिनती गणती सोच ये सब उनको बताया जाएगा, जैसे कि ऐसे हाथ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती सिखाना अच्छे तरीके से। और भी बहुत सारे तरीके होंगे कि एक लाइन पे बच्चों को खड़ा कर दिया और उनको गिनवाए, या फिर इसको इतनी चीज़ दे दी उसके पास उतनी चीज़ दे दी तुम्हारे पास कितनी चीज़ बची, इस तरीके से सिखाया जाता है। ठीक, फिर डिजिटल संसाधन है तो इसको आप देख लेना, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ अच्छी ये है कि बच्चों का हेल्थ कार्ड स्कूल में डेवलप किया जाए बनाया जाएगा और उस बच्चे को
अगर कोई समस्या है, मान लीजिए स्टंटिंग वेस्टिंग, मतलब कुपोषण के संबंधित कुछ समस्या है उसको, हाइट कम है वजन के अनुसार, वजन ज़्यादा हाइट के अनुसार, वजन ज़्यादा उम्र के अनुसार, हाइट कम है उम्र के अनुसार, तो ये सब देखा जाएगा। और इसके बाद उसका एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। आंख में दिक्कत, कान में दिक्कत, कुछ भी दिक्कत होगी, फिर उसको टीकाकरण वगैरह सब यहीं किया जाएगा। तो ये आप उसमें डाल सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा कंसर्न सरकार के लिए था कि ड्रॉप आउट। तो आप देखेंगे कहीं किसी जगह पे चले जाएं, आप चाय की दुकान पे, होटल में, आपको 10 साल 8 साल के बच्चे काम करते मिल जाएंगे। तो ये ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? तो उस ड्रॉप आउट को कम करना है, सरकार ने ऐसा बोला है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में है कि 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक, 2030, ठीक है, 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% क्या करना है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये 100% जो है नामांकन हासिल करना है। अब ये तो लक्ष्य है। अब इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना ही बनानी है, मतलब ड्रॉप आउट दर में कमी लानी है और सभी स्तरों पर सार्वभौमिक शिक्षा हासिल करनी है। तो ये कैसे होगा? ड्रॉप आउट का लक्ष्य रख दिया गया है कि इसको 100% हमको करना है, क्या, एनरोलमेंट करना है 2030 तक, ये आपको लिखना है। फिर अच्छे भवन बनाने हैं, अच्छे बेहतर भवन बनाने हैं, प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए, सुरक्षित परिवहन चाहिए, और बालिकाओं के लिए छात्रावास चाहिए। ऐसे भवन नहीं चाहिए कि कल ध्वस्त हो जाएं, ठीक है, ऐसे भवन नहीं चाहिए कि उनकी हालत ऐसी हो कि पानी टपक रहा हो और बच्चा पढ़ नहीं पा रहा हो। फिर उसके बाद ड्रॉप आउट रोकथाम और पुनः नामांकन, तो ये कैसे किया जाएगा? जैसे कि सबसे पहले तो छात्र की ट्रैकिंग की जाएगी कि ये कल्लू स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, पप्पू स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, मुन्नी स्कूल क्यों नहीं आ रही। फिर उसकी काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। तो काउंसलिंग में किसको भेजा जाएगा? सामाजिक कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा कि भाई जाओ उनको कन्विंस करो क्यों स्कूल नहीं आ रहे हो, 4 रोटी ज़्यादा दो इनको मिड डे मील में, ठीक है। फिर अभिभावक जो है उनसे बात की जाएगी कि बच्चे को भेजो, नहीं तो तुम्हारे जैसी पप्पू बनेगा। तो ये सब सिखाया जाएगा उसको, मतलब बोला जाएगा माँ बाप को। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बच्चा स्कूल जाएगा और ये लक्ष्य हासिल होगा। फिर गुणवत्तापूर्ण और रुचिकर शिक्षा दी जाएगी, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से शिक्षा दी जाए। ऐसे नहीं कि टीचर एकदम खड़ूस बन के आए और पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बच्चा डर के मारे मतलब सब वहीं गीला पीला कर दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो स्थानीय भाषा वाले शिक्षक होने चाहिए, आकर्षक पाठ्यक्रम होना चाहिए, और बेहतर सीखने का वातावरण हो। बच्चा मतलब घर से स्कूल जाए तो उसको ये नहीं लगे कि आज टीचर मारेगा, उसको इंटरेस्ट आए कि मैं स्कूल जाऊंगा, घर पे नहीं रहूंगा। उसको बहाने बनाने पड़े स्कूल जाने के लिए, घर में रहने के लिए नहीं। फिर बहुविकल्पी शिक्षा, तो जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल है, तो ये सब प्लेटफॉर्म है ना। इसके अलावा स्टेट ओपन स्कूल है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, व्यावसायिक शिक्षा है। मतलब ये सब ऐसे माध्यम है जिनके थ्रू डायरेक्टली स्कूल भी नहीं जा करके क्या 100% जो है साक्षरता भी हासिल की जा सकती है, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी पाया जा सकता है, रेशियो नहीं रेशियो। फिर लचीली विद्यालय व्यवस्था जो है इसको बनाना है। क्यों? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मतलब सीखने का जो परिणाम है, ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए कि लर्निंग आउटकम पर आधारित लचीले मानदंड होने चाहिए। और पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा, मतलब कि जैसे अजीम प्रेम जी लोग हो गए या टाटा ग्रुप्स वाले हो गए, ये जो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, इनसे या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू या किसी चीज़ के भी थ्रू ये फंडिंग करें और उस विद्यालय का या महाविद्यालय का लोकार्पण करें, उसको अच्छा बनाएं। ये सब चीज़ें जो है इसमें हैं। फिर उसके बाद पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, तो अभी तक हमने सब देख लिया। अब इसके बाद हमें देखना सिलेबस कैसा होना चाहिए। तो ये जो 5+3+3+4 जो है, तो 10+2 प्रणाली की जगह ये आया, और फाउंडेशन स्टेज ये तो मैंने पीछे बता दिया आपको, है ना। इसका मैं सिलेबस बताता हूँ आपको, मतलब ये बोलना ही चाह रहा है कि यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रहा है कि, अरे भाई साहब रुक जाइए जरा, इस पे ऐसा बोलना चाह रहा है कि जो शैक्षणिक ढांचा है इसमें, तो बच्चों को आयु संज्ञानात्मक विकास पर आधारित शिक्षा दी जाएगी, और इनको, एक सेकंड रुकिएगा। इनको क्या किया जाएगा कि इस स्टेज पे किस तरीके से शिक्षा देनी है ये बताना है, ठीक है। तो जो बच्चों की आयु संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, ये वाला स्टेज। फिर फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष में इनको खेल आधारित, गतिविधि आधारित, बहुस्तरीय शिक्षा के माध्यम से भाषा, साक्षरता और संख्या ज्ञान की मजबूत नींव रखनी है। यही सब चीज़ इसमें है, आप देख लेना। ये सब आपको पता है। मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करी है कि रटने की जगह, रट्टा मरवाने की जगह क्या करना है, सीखने की जगह सीखने पे फोकस करना है। मन को उनको उनको ऐसी टीचिंग देनी है, ऐसे सीखना है कि उनको चीज समझ में आ जाए। कि जैसे आइंस्टीन ने कहा था ना कि अगर आप किसी चीज को अच्छे से समझा नहीं सकते, मतलब आपने भी वो चीज नहीं समझी। तो आप तभी उस चीज को समझे हुए हैं जब आप 6 साल के बच्चों को ये समझा दें कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, 6 साल के बच्चे को आप ये समझा दें कि पृथ्वी घूर्णन कैसे होता है। तब तो पता चलेगा कि आपको असली वाकई में समझ है कि नहीं। जिसको पता है उसको समझाने से क्या मतलब। तो वास्तविक समझ और सीखने की कला की ओर ले जाना है, किस रटने की संस्कृति से। ठीक है। अब इसमें प्रमुख आयाम क्या है? पहला, संज्ञानात्मक विकास, ज्ञान, समझ, तर्क शक्ति, समस्या समाधान। इसके अलावा भावनात्मक विकास, तो संवेदनशीलता, सहानुभूति, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता मतलब बच्चा खुद से भी बात करे, मतलब उसको लगे कि यार, मतलब मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब पहली क्लास का बच्चा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आगे चल के फिर नैतिक और मूल्य परक विकास, तो ईमानदारी, सहिष्णुता, नैतिकता, करुणा, ये सब उसको बताए कि मतलब ऐसा नहीं होगा उसके ग्रुप में किसी बच्चे को चोट लग गई और उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा, उसका साथ दे। सामाजिक विकास, सहयोग, संवाद, नेतृत्व, जिम्मेदारी, ये तमाम चीज़ें। फिर शारीरिक विकास, तो स्वास्थ्य, फिटनेस, सक्रिय जीवन शैली, ये सब आयाम है। और सौंदर्यात्मक और रचनात्मक विकास की कला, संगीत, संस्कृति, रचनात्मकता। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर मान लीजिए गाने में, डांस करने में, नृत्य में, पेंटिंग में, सब में आगे हो तो उसको ये बोला जाए कि बस यही नाचो गाओगे क्या, पढ़ाई लिखाई बस करो। तो नहीं, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी तमाम चीज़ें हैं। फिर आता है कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, है ना। जैसे रितेश सर हमारे बहुत टैलेंटेड आदमी हैं। तो इस तरीके से कुछ जो बच्चे होते हैं, जैसे विराट कोहली को देख करके कोई, मतलब पड़ोसी बोलते होंगे कि हम तो पहले से जानते थे कि बच्चा क्रिकेटर बनेगा, भले उसकी बॉल उनके कांच तोड़ देती हो तो बॉल नहीं लौटाते हो। तो ऐसे प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, स्पेशल मतलब उनको ट्रीटमेंट देना है। तो उनकी प्रतिभा की पहचान करनी है, उसको संवर्धन करना है। मतलब अगर वो मिड डे मील में उसको 4 रोटी ज़्यादा देनी है उसको, है ना, ऐसा नहीं करना है। उसका सिलेबस बनाएंगे एनसीईआरटी और एनसीटी बनाएगी। और एक बीएड में जैसे पेडागोजी एक सब्जेक्ट ऐड होता है, वैसे उसमें एक गिफ्टेड एजुकेशन, मतलब ऐसे बच्चों के लिए गिफ्टेड एजुकेशन नाम से एक चैप्टर ऐड किया जाएगा, या एक सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐड की जाएगी, ताकि उसको कैसे, उस बच्चे को आप पता कैसे लगाएं कि गिफ्टेड है। ऐसा नहीं कि किसी भी लल्लू लाल को उठा के बोल दें गिफ्टेड है। मतलब उसकी समझ होनी चाहिए कि यही बच्चा अच्छा होगा। मास्टर को ही नहीं पता कि कौन अच्छा बच्चा है। फिर विशेष मार्गदर्शन और समृद्धि कार्यक्रम, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री देना चाहिए। मार्गदर्शन मतलब फेवरेटिज्म नहीं कि मतलब ये, मतलब मतलब ये लड़का हमको अच्छा लग रहा है, ये बच्ची अच्छा कर रही, पसंद आ रही नहीं। अगर सच में टैलेंटेड है तो उसको अध्ययन सामग्री, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, ये सब देना। फिर उसको स्कूल और जिला, इन सब के स्तर पर प्रोजेक्ट आधारित क्लब्स और सर्कल्स का प्रोत्साहन देना, ये सब करना होता है। फिर उसके बाद उसको ओलंपियाड प्रतियोगिताओं, इन सब में, आईआईटी एनआईटीज में सब जो चलता है। फिर डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस वगैरह, समान अवसर, उत्कृष्टता, तो ये सब एक प्रतिभाशाली और विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थियों को ये सब प्रोवाइड कराना है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि पहले आपको इंट्रो बताना है। ठीक है, इंट्रो में आपको क्या बताना है? पहला इंट्रो में आपको बताना है कि वही साविद्या या विमुक्तिये। इसके तत्पश्चात आपको ताला प्लस चाबी वाली कहानी लिखनी है। फिर आप उसमें जो मोदी जी ने कहा था वो लिखना है। फिर चौथे में आपको पिछली पॉलिसी लिखनी है। फिर पांचवे में आपको सिद्धांत लिखना है। 22 सिद्धांत है, पर आप 11 लिख दें, 5 लिख दें, 10 लिख दें। छठवें नंबर में आपको विजन लिखना है। आप विजन को विजन लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। पांच पांच हैं, मतलब और भी हैं पर 5 लिख देना। फिर उसके बाद आप जो है, अरे बाप रे, है ना। फिर आप लिख देना क्या, विजन के बाद आप लिख देना, हाँ, फिर स्कूल शिक्षा आ जाएगी। तो स्कूल शिक्षा वाले में आप वही बताइए, 5+3+3+4, जो पहले 10+2 था। फिर आप बताइए, कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक बालावस्था देखभाल और शिक्षा। फिर सब बताइए, फिर आगे बढ़ जाइए, वही प्रतिभाशाली, ये सब जो मैंने बताया। ठीक है। फिर उसके बाद शिक्षक कैसा होना चाहिए। अभी तक तो हमने देख लिया कि स्कूल में क्या क्या उसको माहौल देना है। अब जो उसको माहौल देने वाला है, मतलब शिक्षक कैसा होना चाहिए। ठीक। तो शिक्षक ऐसा, तो भारत में शिक्षकों के सम्मान की, गुणवत्ता की और प्रेरणा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है, ताकि वे हमारे बच्चों और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। मतलब देखिए, आज के समय में टीचर की इज्जत कुछ भी नहीं है, है ना।
तो टीचर की इज्जत वापस लानी है, जो उसका मान सम्मान जो चला गया वो वापस लेके आना है। फिर उसके बाद क्योंकि टीचर राष्ट्र निर्माण का आधार है, ठीक है, वही जो है अगर बच्चे को उसने अच्छे से पढ़ा दिया तो वो आगे चल के वही बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, और हो सकता है ये बच्चा क्रिमिनल बन जाए। तो सब में शिक्षक का ही योगदान है। फिर उसके बाद शिक्षक का सम्मान पुनः स्थापित करना है, उसकी गरिमा प्रतिष्ठा सामाजिक सम्मान वापस लाना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा प्रबंध मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और शिक्षा का प्रबंधन करना है, कि जो शिक्षक है, ठीक है ना, वो टीचर एजुकेशन उसको देनी है, उसका जो भर्ती है, उसकी तैनाती, जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है, सेवा परिस्थितियां हैं, वो सब में व्यापक सुधार होना चाहिए। मतलब इनकी सैलरी भी अच्छी बढ़ानी चाहिए। जैसे एक उदाहरण है कि एक टीचर एक स्कूल में पढ़ा रहे थे, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और बिहार में समाप्त हो जाती है। तो शिक्षक अधिकारी कुछ आए हुए थे वहाँ, तो उन्होंने बोले ये क्या आप पढ़ा रहे हैं? तो बोला सर इतने वेतन में मैं उसको बिहार तक ही लेके जाऊंगा, पश्चिम बंगाल तक लेके नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो उनको अच्छी सैलरी भी देनी चाहिए। फिर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना, कि जैसे मान लीजिए आपकी नज़रों में, जैसे मान लीजिए जैसे खान सर हो गए, विकास देवी कीर्ति सर लोग हो गए, या अलग पांडे सर हो गए, ये लोग कितना अच्छा पढ़ाते हैं ना। तो इनके संस्थानों में जो पढ़ाने वाले भी होते हैं वो ऐसे ही चुनते हैं जो उनके टाइप के हों। तो योग्य प्रतिभाशाली और समर्पित युवाओं को, ऐसा नहीं कि एक बीएड हो रहा है कहाँ से, एक ऑफिस से बीएड हो रहा है, वहाँ हजारों लोग एडमिशन लिए हुए हैं, वहाँ कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा, पेडागोजी की स्पेलिंग ही नहीं आ रही शिक्षक को, लेकिन पढ़ा रहा है वो। तो एकदम ऐसे टैलेंटेड लोग चुनने चाहिए, कुछ भी ऐसे नहीं चुन लेना चाहिए। फिर शिक्षक सशक्तिकरण एवं प्रेरणा, ये सब चीज़ें, कि मतलब जो शिक्षक है उससे बच्चा इंस्पायर हो, ये नहीं कि बच्चा सोचे कि स्कूल ही नहीं जाना और शिक्षक के जैसे तो बनना ही नहीं है, इंस्पायर होना चाहिए उससे। अब शिक्षक की तोन निकली है, शिक्षक बोल रहा है कि हेल्दी बनो, है ना, ऐसा नहीं। फिर प्रेरित शिक्षक, तो प्रेरित छात्र बनेगा, प्रेरित छात्र रहेगा तो सशक्त राष्ट्र बनेगा। फिर शिक्षक का सम्मान होगा तो शिक्षक अच्छा पढ़ाएगा, शिक्षक का सम्मान ही नहीं होगा, शिक्षक बोलेगा अरे स्कूल नहीं जाना यार, ठीक है। तो शिक्षक का भी सम्मान होगा, वो भी स्कूल जाएगा। और बच्चे को अगर स्कूल में शिक्षक अच्छी शिक्षा दे रहा तो बच्चे का भी मन करेगा। तो हर स्कूल में आप देखते होंगे एक कोई मतलब ऐसा शिक्षक होता है जो सबका फेवरेट होता है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा पढ़ाता है, उसके पास और भी कुछ भावनात्मक चीजें ऐसी हैं जो उसको लोगों के प्रति आकर्षित करती हैं और छात्र उनसे जुड़ता है, सब कुछ बताता है। फिर उसके बाद ये हमने स्कूली शिक्षा देख ली। अब उच्चतर शिक्षा, तो उच्चतर शिक्षा में ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, समग्र और बहुविषयक शिक्षा क्या है, चरित्र निर्माण और संवैधानिक मूल्य क्या है, अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देना, बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालय। इसके तत्पश्चात इसके तत्पश्चात या इसके बाद ये है कि पाठ्यक्रम कैसा होगा, स्वायत्ता और सुशासन, प्रभावी नियामक व्यवस्था, समान अवसर समावेशन, वर्तमान चुनौतियों का समाधान। ठीक, ये सब चीजें हैं। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, स्कूल एजुकेशन देख लिया, स्कूल एजुकेशन के बाद हमने टीचर देख लिया, अब हम हायर एजुकेशन देखेंगे। ठीक है, अब आपको आपको एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा ही पूछ सकता है कि उच्चतर शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान है और नवीन शिक्षा नीति कैसे उच्चतर शिक्षा को बेहतर बनाएगी, ये भी आ सकता है। तो समग्र और बहुविषयक शिक्षा मतलब, समग्र और बहुविषयक शिक्षा इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है, जैसे तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, ये जो विश्वविद्यालय थे, इन्हीं की तर्ज पर आर्ट, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल और प्रोफेशनल, ये सब एजुकेशन का समन्वय करना है। इसके बाद जो समग्र व्यक्तित्व विकास करना है, जो मतलब स्टूडेंट है उसको सिर्फ नॉलेजेबल नहीं बनाना, उसको नॉलेजेबल के साथ साथ सोशल एक्सपर्ट, इमोशनल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, ये सब, और वैज्ञानिक या फिर जो वैज्ञानिक सोच है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो सब डेवलप करना है। और 21वीं सदी के कौशल, जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, सॉफ्ट स्किल, इन सब पे विशेष बल देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ एक रट्टू तोता बना हुआ है, जैसे कि 3 इडियट्स में कौन रहता है, क्या नाम रहता है उसका, 3 इडियट्स में वो जो रहता है, जो रट्टा मारता रहता है, चतुर, है ना। तो चतुर नहीं बनना है, क्या बनना है, उसमें अपन को सोनम वांगचुक बनना है। कैसा, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सफलता डैश करके आपके पीछे आएगी, है ना। फिर उसके बाद तो लचीला पाठ्यक्रम और विषय चयन कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेजर माइनर सिस्टम, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, क्रेडिट बेस्ड कोर्स, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब होना चाहिए, ठीक है। और अनुभवात्मक और मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, मतलब कि एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए उस कॉलेज का, कि जैसे डीयू वगैरह का होता है, एएमयू का होता है, या फिर जामिया इस्लामिया कॉलेज का होता है, और भी जितने बहुत अच्छे कॉलेज हैं इन सब का होता है, उस तरीके का एटमोसफेयर डेवलप करना है। फिर उसके बाद नया डिग्री ढांचा, तो ये आपको पता ही होगा कि जैसे कि मान लीजिए अभी क्या होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सब हुआ, और कुछ ऐसे होते हैं इसमें फोर्थ ईयर भी होता है। तो आपने सिर्फ मान लिया एक ही ईयर पढ़ाई करी, आपने एडमिशन लिया था बीएससी में,
अब आपको 1 साल बाद आप निकल गए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। आपने 2 साल किया था तो आपको मिलेगा डिप्लोमा, आपने 3 साल किया था तो आपको मिलेगी डिग्री, आपने 4 साल किया तो आपको मिलेगा डिग्री प्लस रिसर्च डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 4 साल की डिग्री मिलेगी। फिर इसमें एमफिल जो पहले होता था वो समाप्त कर दिया गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाया गया है, वही मल्टीपल एग्जिट यही बताए। फिर फ्लेक्सिबल मास्टर्स प्रोग्राम बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालय जैसे कि आईआईटी आईएम है, इसके अलावा और भी ऐसे विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे जो सिर्फ आई मतलब ऐसे होने चाहिए, आईआईटी आईएम जैसे नहीं होने चाहिए, उससे भी बेहतर या उसी तरीके के, जैसे कि एक ही कॉलेज में लॉ का भी कोर्स हो रहा है, एक ही कॉलेज में एमबीबीएस भी हो रहा है, एक ही कॉलेज में जो इंजीनियरिंग है और सब पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके का होना चाहिए। फिर उसके बाद इसी को क्या बोला जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। फिर भारतीय भाषा एवं जो विविधता है, भारतीय भाषा विविधता ये सब जोड़ा जाएगा कि भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, खेल, कला, इन सब चीज़ों को जो बच्चा है अच्छे से सीखे, अच्छे से समझे। फिर रोजगार उन्मुख और भविष्य केंद्रित शिक्षा बनानी चाहिए, मतलब ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं बनानी है कि उसको आगे चल के उस जो उसने पढ़ाई की उसका रेलिवेंस ही ना रहे, ठीक है। तो अभी तक हमने उच्चतर शिक्षा में ये सब चीज़ देखी। अब उच्चतर शिक्षा के बाद हम व्यावसायिक शिक्षा देखेंगे। व्यावसायिक शिक्षा में जैसे मान लीजिए आईआईटी आईटीआई करते हैं, पीपीटी करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, वो सब चीज़ें आती हैं। तो इसका विस्तार करना है, जैसे 6वीं क्लास से ही इस पे जोर दे दिया जाएगा कि किसी बच्चे को मान लीजिए क्राफ्टिंग बहुत अच्छी आती है, पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, वो कुछ मतलब ऐसा है कि मतलब हर चीज़ जोड़ लेता है, तोड़ने के बाद जोड़ भी लेता है, वापस ये सब कर लेता है, तो उसकी स्किल पहचान करके उसको, अगर उसका पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा तो वोकेशनल एजुकेशन में व्यावसायिक शिक्षा की ओर उसका रुख बढ़ाना है। तो भारत में व्यावसायिक शिक्षा की कम भागीदारी को बढ़ाकर स्किल बेस्ड वर्कफोर्स बनाना है और मुख्य धारा में उसका एकीकरण करना है। फिर वोकेशनल एजुकेशन को चरणबद्ध तरीके से स्कूल एवं उच्च शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना है। प्रत्येक विद्यार्थी एक कौशल सीखे, इस तरीके से कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, ठीक है। जैसे एक भारत एक चुनाव, एक राशन कार्ड, एक भारत एक राशन कार्ड, इस तरीके से। फिर 2025 तक 50% इसका लक्ष्य हासिल करना है। तो ये मोटा मोटी चीज़ थी, इसको आप देख लेना। इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा का पुनर्कल्पन करना है कि जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस होता है, ऐसे बीएससी, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस हुआ ऐसे बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एक कोर्स लाया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जो संस्थान है उनको उनकी स्थापना की जाएगी जो उस क्षेत्र में काम करें। फिर नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति विकसित की जाएगी, ये तमाम चीज़ इसमें आएगी। इसके बाद जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है, जो मतलब उसका कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, उसको रोकना है, उस पर कंट्रोल करना है। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि शिक्षा नॉट फॉर प्रॉफिट सिद्धांत, मतलब जैसे कोई एनजीओ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, नॉन, मतलब ऐसे नॉन गवर्नमेंटल है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल पर कार्य करे और सरप्लस राशि को शिक्षा के विकास में री इन्वेस्ट करे। फिर इसके बाद पारदर्शिता और वित्तीय उत्तरदायित्व जो है, जैसे आज मैंने एक लेक्चर डाला था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026, उसमें ऐसे एनजीओ जो विदेश से पैसा लेते हैं, भारत के एनजीओ, और वो स्कूल चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो उनका यही सब देखना है कि वो अच्छे तरीके से जो इसके लिए पैसा आ रहा है उस पैसे को उस पर खर्च कर भी रहे हैं कि नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है। उस वीडियो को आप देखिएगा। फिर पारदर्शिता और वित्तीय उत्तरदायित्व लाना है, मतलब अच्छा ऑडिट होगा उनका। फिर पब्लिक डिस्क्लोजर किया जाएगा कि ये जिस चीज़ के लिए इनको पैसा मिल रहा है वो कर भी रहे हैं कि नहीं। फिर समान नियामक व्यवस्था, मतलब हर कॉलेजेस के लिए एक समान नियामक व्यवस्था लाई जाएगी। नियामक व्यवस्था का मतलब ये है कि जैसे आपने नैक सुना होगा, तो वो कैसे रेटिंग देती है, वही सब चीज़ें इसमें, तो 1000 अलग अलग एजेंसियां नहीं होंगी, एक ही एजेंसी होगी जो सबको रेट करेगी। फिर सुशासन एवं गुणवत्ता मानक जो है ये बनाए जाएंगे। परोपकारी निजी संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे कोई फिलंथ्रोपिस्ट है, जैसे मेरे पास बहुत पैसा हो गया, मान लो 1000 2000 करोड़ मेरे पास, शिवाजी द बॉस जैसा हो गया मैं, ठीक है, तो मैं स्कूल खुलवा रहा हूँ, कॉलेजेस खुलवा रहा हूँ, तो इस तरीके के लोगों को आगे लाया जाएगा। फिर इसके बाद पारदर्शी शुल्क निर्धारण किया जाएगा कि ऐसा प्राइवेट कॉलेज, जब प्राइवेट स्कूल भी है तो इतनी ही फीस रखें या इतनी फीस रखें, कि ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें कि इसके लिए अलग है उस वर्ग के लिए अलग है, कि ये वर्ग वाले अंदर आ ही नहीं सकें। तो एक पारदर्शी क्या होनी चाहिए, फीस डिसाइड होनी चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद जो अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं, और इसके बाद ये देखेंगे हम। फिर इसमें पैसे, जैसे इसमें आपका व्यावसायिक शिक्षा नहीं आएगा, इसको आप प्रोफेशनल एजुकेशन या पेशेवर शिक्षा इसमें आएगा, ठीक है। तो पेशेवर शिक्षा के बारे में इसमें बताना है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगा और अगले पार्ट में पेशेवर शिक्षा से स्टार्ट करके पूरा जो कंक्लूड उसको किया जाएगा। तो इस
वीडियो का अगला पार्ट जल्दी आएगा। तो पेशेवर शिक्षा वाले के बाद से लेकर के जो पूरा चुनौती है और मध्य प्रदेश सरकार ने उसके लिए क्या किया है और वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन कैसे रखेंगे, वो सब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।